हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, यह हमारे गढ़वाल पंवार राजवंश की सीरीज का पार्ट 6। अभी तक इस सीरीज के 5 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने पंवार वंश के पहले शासक कनकपाल से, जो अभी हमने 45वें शासक पढ़े थे श्याम शाह, उनसे संबंधित जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट और क्वेश्चंस हमने आपको समझाए उन 5 पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस पार्ट को देखने से पहले आप उन 5 पार्ट्स को देख लीजिए, जिससे कि आप पंवार वंश को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आते हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम जानेंगे जिस शासक के बारे में, वो हैं गढ़वाल वंश के 46वें शासक महिपति शाह, जिनका शासनकाल 1631 से 1635 माना जाता है। और हम जानेंगे इनके सेनापति माधो सिंह भंडारी के बारे में और इनकी पत्नी रानी कर्णावती, जो कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका का काम भी करती हैं। तो चलिए दोस्तों, इन तीनों ही टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे और हमने कोशिश की है कि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, हम वो सभी फैक्ट, वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं महिपति शाह से। तो महिपति शाह जो कि श्याम शाह के चाचा हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने पढ़ा था इससे पहले वीडियो में कि श्याम शाह एक निसंतान शासक थे, तो उनकी कोई संतान न होने के कारण उनका वंश वहीं पर को रुक जाता है। और उनके बाद जो उनके चाचा हैं महिपति शाह, ठीक है दोस्तों, जो श्याम शाह के शासनकाल में भी जो प्रशासन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो श्याम शाह की मृत्यु के बाद उनके चाचा महिपति शाह या महिपत शाह भी इन्हें बोला जाता है, ये पंवार राजवंश की राजगद्दी पर बैठते हैं। दोस्तों, यह जिस वर्ष राजगद्दी पर बैठे थे उस वर्ष इनकी उम्र लगभग 48 वर्ष रही थी। तो यह भी माना जाता है, यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक उम्र पे पंवार वंश का शासक बनने वाला शासक कौन था। तो महिपति शाह पंवार वंश के सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाले राजा हैं, ठीक है दोस्तों। तो 48 वर्ष की उम्र में यह शासक बने थे। उसके अलावा महिपति शाह जो हैं, बहुत ही शक्तिशाली शासकों में इनकी गिनती आती है पंवार वंश के। तो महिपति शाह हैं जिन्होंने सभी दिशाओं में, मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों ही दिशाओं में अपने विजय अभियान को बढ़ाया, क्योंकि महिपति शाह बहुत ही महत्वाकांक्षी या अपने राज्य विस्तार नीति को लेके बहुत ही ज्यादा इन्होंने काम किया है। तो सभी दिशाओं में इन्होंने आक्रमण किए और अपने राज्य का विस्तार किया। और एक क्वेश्चन यहाँ से यह भी पूछा जाता है कि जो अभी वर्तमान का हिमाचल प्रदेश है, उस समय वह राज्य था सिरमौर। तो सिरमौर पर आक्रमण करने वाले पहले पंवार शासक कौन है। तो वो पहले पंवार शासक होंगे महिपति शाह, ठीक है दोस्तों। इन्हीं विजय अभियानों के कारण इन्हें किसकी उपाधि से नवाजा गया है, गर्वभंजन, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, गर्वभंजन की उपाधि किसे दी गई है या गर्वभंजन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महिपति शाह को। उसके अलावा दोस्तों, इनको अन्य नाम भी दिए गए हैं इतिहासकारों के द्वारा या लेखकों के द्वारा। तो महिपति शाह जो थे, उस समय जब शाहजहां का राज्याभिषेक होता है, तो शाहजहां के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुए थे। तो शाहजहां के राज्याभिषेक में कौन से शासक शामिल नहीं हुए थे पंवार वंश के, तो वो थे महिपति शाह। और इस राज्याभिषेक में शामिल ना होने के कारण मुगल लेखकों ने इन्हें अक्खड़ राजा नाम से पुकारा है। तो अक्खड़ राजा किसे कहा जाता है, तो यह भी कहा जाता है महिपति शाह। उसके अलावा एक प्रसिद्ध चित्रकार इतिहासकार हुए मौलाराम। तो मौलाराम ने महिपति शाह को प्रचंड भुजदंड वाला शासक कहा है। तो प्रचंड भुजदंड वाला शासक मौलाराम ने किसे कहा है, तो यह कहा गया है महिपति शाह को, ठीक है दोस्तों। अब बात करें कि महिपति शाह किसके समकालीन है। अगर हम मुगलों की बात करें तो मुगलों में महिपति शाह समकालीन है शाहजहां के।
और अगर चंदों की बात करें तो चंदों में है त्रिमल चंद भी। तो याद रखिएगा त्रिमल चंद वही हैं जिन्हें श्याम शाह दोबारे कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठाते हैं, लेकिन महिपति शाह के समय में इनका युद्ध हो जाता है त्रिमल चंद और महिपति शाह के बीच। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको आगे देखेंगे। तो चंद शासकों में कौन समकालीन हो जाएंगे महिपति शाह के? त्रिमल चंद। उसके बाद हम बात करें इनके प्रमुख सेनापतियों की, तो इनके 3 प्रमुख सेनापति हुए हैं। एक हैं लोधी रिखोला, दूसरे हैं माधो सिंह भंडारी और तीसरे हैं बनवारी दास तुंवर। तो याद रखिएगा लोधी रिखोला, माधो सिंह भंडारी और बनवारी दास तुंवर तीनों ही किसके सेनापति हैं? महिपति शाह। इसमें से जो माधो सिंह भंडारी हैं यह कर्णावती या पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में भी रहेंगे, तो इनका वर्णन वहां भी मिलेगा हमें। तो देखते हैं इनके सेनापतियों ने क्या क्या काम किए थे। तो महिपति शाह ने भोट, ऐसा माना जाता है कि जो भोट प्रदेश या जिसे दापा भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, वर्तमान का तिब्बत, तो इधर महिपति शाह ने 3 आक्रमण किए थे। तो भोट प्रदेश पर 3 आक्रमण किए थे महिपति शाह के द्वारा। जो प्रथम आक्रमण किया था उसका नेतृत्व किया गया था सेना नायक लोधी रिखोला के द्वारा। लोधी रिखोला एक बहुत ही शक्तिशाली सेनापति थे। इन्होंने दापा पर आक्रमण किया और दापा के क्षेत्र को विजित कर लिया, दापा के क्षेत्र को जीत लिया। अब दापा के क्षेत्र को जीतने के बाद इन्होंने जो दापा का क्षेत्र था उसकी जिम्मेदारी बर्थवाल बंधुओं को सौंप दी। ठीक है दोस्तों, 2 बर्थवाल बंधुओं का जिक्र मिलता है। जो 2 बर्थवाल बंधु हैं उनके नाम है भीम सिंह बर्थवाल और गजवीर सिंह बर्थवाल, दोनों के ही नाम मैंने लिखे हुए। तो भीम सिंह बर्थवाल और गजवीर सिंह बर्थवाल को जो भोट प्रदेश इन्होंने जीता था उसकी जिम्मेदारी लोधी रिखोला ने इन दोनों बर्थवाल बंधुओं को दे दी, जो कि निवासी हैं। जो बर्थवाल बंधु है वो निवासी है रडवा, जो कि नागपुरगढ़ में आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। जो नागपुरगढ़ है, एक शासक हुए हैं जिनको हमने पिछले वीडियो में उनका नाम आया था। तो नागपुरगढ़ में, ठीक है दोस्तों, जो अशोक चल्लर ने जब आक्रमण किया था तो नागपुरगढ़ में एक कोई शासक थे, गणपति थे, उन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था। ठीक है दोस्तों, तो आप उन जो गणपति हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। आज का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो देखते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो इससे आप सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आपको पीछे के जो पार्ट्स हैं उनमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो रडवा नागपुरगढ़ के निवासी हैं बर्थवाल बंधु, और बर्थवाल बंधुओं को जिम्मेदारी दी थी लोधी रिखोला ने, जो भोट प्रदेश इन्होंने जीता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लोधी रिखोला वापस लौट आते हैं गढ़वाल में, और जब कुछ समय के बाद जो दापा या तिब्बत के जो राजा होते हैं वो दोबारे से उस क्षेत्र में आक्रमण करते हैं। बहुत भयंकर युद्ध चलता है और वहां दोनों ही बर्थवाल बंधु शहीद हो जाते हैं। बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन दोनों के दोनों ही वीरगति को प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो दापा विहार है, ठीक है दोस्तों, तिब्बत में पड़ता है दापा विहार, आज भी बर्थवाल बंधुओं की तलवारें वहां संग्रहालय में रखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनकी वीरता को ये तलवारें दर्शाती हैं। तो जब दोबारे से भोट प्रदेश के शासकों के द्वारा आक्रमण किया गया और दोबारे से उस क्षेत्र को अधिपत कर लिया गया, तो उस समय बर्थवाल बंधु वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरी लड़ाई भी जो होती है वो भी लोधी रिखोला दोबारे से भोट प्रदेश या दापा में आक्रमण करते हैं, दोबारा से उस क्षेत्र को जीत जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से यही होता है कि लोधी रिखोला लौट आते हैं, फिर से भोट प्रदेश में जो वहां के शासक रहेंगे वो आक्रमण करेंगे और दोबारा से उस क्षेत्र को पुनः विजित कर लेंगे। और ऐसा माना जाता है कि जो तीसरा आक्रमण हुआ था उसका नेतृत्व माधो सिंह भंडारी ने किया था। तो याद रखिएगा, जो भोट प्रदेश में 3 आक्रमण हुए उसमें से पहले दूसरे में तो लोधी रिखोला का नाम आता है, लेकिन तीसरे आक्रमण का नेतृत्व माना जाता है कि माधो सिंह भंडारी ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो बर्थवाल बंधुओं का नाम याद रखिएगा, भीम सिंह और गजवीर सिंह बर्थवाल, ये दोनों ही इनके नाम हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लोधी रिखोला ने और अन्य का काम किए महिपति शाह के लिए। तो लोधी रिखोला ने जो भाबर प्रदेश था, ठीक है दोस्तों, जो देहरादून और हिमाचल से लगता हुआ सॉरी दोस्तों,
तो लोधी रिखोला ने जो भाबर प्रदेश था इसमें इस क्षेत्र में लुटेरों का दमन किया था। और ऐसा माना जाता है कि लोधी रिखोला ने लुटेरों का इस प्रकार से दमन किया कि महिपति शाह के शासनकाल में इस क्षेत्र में कभी लुटेरों ने पुनः से लूटपाट की ही नहीं। तो लोधी रिखोला ने भाबर प्रदेश से लुटेरों का दमन किया था। उसके साथ साथ जो लोधी रिखोला है इन्होंने महिपति शाह के लिए सिरमौर के कुछ गढ़ों को भी जीत लिया था। ठीक है दोस्तों, उस समय जो सिरमौर नरेश थे वो थे कर्म प्रकाश। तो कर्म प्रकाश के कुछ गढ़ों को भी जीत लिया था लोधी रिखोला ने। तो ये सभी पॉइंट हैं लोधी रिखोला के लिए। और आप एक क्वेश्चन ये भी याद रख सकते हैं कि गढ़वाल का रखवाला किसे कहा जाता है, यह भी लोधी रिखोला को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गढ़वाल का रखवाला बोला जाता है लोधी रिखोला को। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इनके दूसरे सेनापति माधो सिंह भंडारी, जो इनके सबसे प्रमुख सेनापति रहे हैं। तो माधो सिंह भंडारी हैं सोड़बाड़ कालो सिंह भंडारी। अब यहां से भी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो कालो सिंह भंडारी है इनको सोड़बाड़ की उपाधि किस पवार शासक ने दी थी, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जो कि माधो सिंह भंडारी के पिता हैं, इनकी पत्नी है उदीना और पुत्र हैं गजे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा माधो सिंह भंडारी की पत्नी है उदीना और पुत्र हैं गजे। और माधो सिंह भंडारी हैं मलेथा गांव टिहरी के निवासी। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, मलेथा की गूल का निर्माण माधो सिंह भंडारी के द्वारा कराया गया था। तो एक स्टोरी है यहाँ पर को मैं उसको बताता हूँ आपको। तो जब माधो सिंह भंडारी अपने गांव आए होते हैं मलेथा, उस समय मलेथा में जो है वो पानी का भीषण अकाल हुआ होता है। तो मलेथा गांव के ठीक सामने एक पहाड़ पड़ता है, उसके पीछे बह रही होती है अलकनंदा नदी। ठीक है दोस्तों, तो माधो सिंह भंडारी गांव वालों से को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि हम इसके बीच में एक गूल का निर्माण करते हैं, मतलब एक सुरंग बनाते हैं जिससे कि पानी जो है वो नदी से हमारे गांव में आ जाएगा। तो उस समय माधो सिंह भंडारी ने इस गूल का निर्माण किया, लेकिन इस गूल का मलेथा की गूल का निर्माण करने में हुआ क्या कि जब वो सुरंग बना रहे थे तो पहाड़ जो होता है वो हिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हिल जाने के कारण उसके जो शिखर पे एक मंदिर होता है वो उस क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो जब मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो गूल निर्माण के बाद भी पानी जो है वो मलेथा गांव में नहीं आ पाता है। ठीक है दोस्तों, तो उस समय फिर लोग जो देवताओं के पास जाते हैं और पुकार करते हैं, तो उसमें निष्कर्ष निकलता है कि जो देवता बताते हैं कि आपने जब गूल का निर्माण किया था तो जो शिखर में मंदिर था उसके क्षतिग्रस्त हो जाने से जो देवता है वो नाराज हो चुके हैं, इसके लिए आपको किसी की बलि देनी होगी। तो यहाँ पर को जो माधो सिंह भंडारी हैं वो अपने पुत्र गजे की बलि देते हैं, ऐसा बताया गया है। वहाँ के पवाड़ों में जो माधो सिंह भंडारी के पवाड़े हैं उनमें या ऐसी जानकारी मिलती है। अब ये कितना सही है इसके तो तथ्य हम कह नहीं सकते, लेकिन ये एक स्टोरी है। आप याद रखिएगा कि मलेथा की गूल का निर्माण भी माधो सिंह भंडारी के द्वारा करवाया गया था। इसी कारण माधो सिंह भंडारी को 16वीं सदी का इंजीनियर भी कहा जाता है। तो 16वीं सदी का इंजीनियर किसे कहा जाता है? माधो सिंह भंडारी को। आप ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अब माधो सिंह भंडारी की जो मृत्यु होती है वो होती है छोटा चीन युद्ध, या जिसे हम तुमुल युद्ध कहते हैं। तो छोटा चीन युद्ध या तुमुल युद्ध जो कि तिब्बत में हुआ था, तो सतलज नदी के किनारे 1640 में माधो सिंह भंडारी की मृत्यु हो जाती है। और इतने शक्तिशाली होने की वजह से माधो सिंह भंडारी को जो बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है गर्वभंजक। तो याद रखिएगा जो महिपति शाह है वो है गर्वभंजन, यहाँ पर को 9 है, और जो माधो सिंह भंडारी है वो है गर्वभंजक। तो क्वेश्चन ट्रिकी आ सकते हैं पेपर में, तो याद रखिएगा कि 9 और क में कंफ्यूज नहीं होना है। तो गर्वभंजक है माधो सिंह भंडारी और गर्वभंजन है महिपति शाह। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम महिपति शाह और तिरुमल चंद के बीच हुए युद्ध की। तो महिपति शाह और तिरुमल चंद के बीच कुमाऊं का युद्ध या इसी युद्ध को बोला जाता है काकुब मोड़ का युद्ध, जो कि 1634 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महिपति शाह की मृत्यु हो जाती है या महिपति शाह वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इस युद्ध में ठीक है महिपति शाह के जो सेना नायक होते हैं या सेनापति होते हैं वो होते हैं बनवारी दास तुवर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा बनवारी दास तुवर
जब महिपति शाह ने त्रिमलचंद से युद्ध किया था तो उस समय सेना नायक थे बनवारी दास तंवर, और यह युद्ध हुआ था 1634 में। इसी युद्ध में महिपति शाह की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इनका कार्यकाल 1631 से 34 कह सकते हैं या 35, आप कुछ भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बनवारी दास तंवर जो है वह चित्रकार हरदास और श्यामदास के परिवार से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, यही हरदास और श्यामदास के परिवार से बिलोंग करेंगे अभी मौलाराम भी। तो बनवारी दास तंवर भी बिलोंग करते हैं या संबंध रखते हैं चित्रकार हरदास और श्यामदास के परिवार से। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन आप ये भी याद रखिएगा कि महिपति शाह ने जो सरोला ब्राह्मणों की, ठीक है दोस्तों, तो अजयपाल ने एक प्रथा स्टार्ट की थी सरोला ब्राह्मणों की। तो सरोला ब्राह्मणों की प्रथा के स्थान पर इन्होंने रोटी सूची प्रथा की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, सूची बोला जाता है शुद्ध खाने को, या फिर बोल सकते हैं जो गांव में चावल या भात बनता है उसे सूची कहा जाता है, जो किसी कार्यक्रम में बनता है। तो सरोला ब्राह्मणों के स्थान पर इन्होंने रोटी सूची प्रथा की शुरुआत की थी। रोटी सूची प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? महिपति शाह के द्वारा। और इस प्रथा में अब सरोला ब्राह्मणों से ये हक छीन के ब्राह्मणों को दे दिया गया। इसका अर्थ अब कोई भी ब्राह्मण अगर खाना बनाएगा तो उसको किसी भी जाति पंथ का लोग खा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट थे महिपति शाह के बारे में। आई होप आपको इससे कोई भी डाउट नहीं होगा और ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा महिपति शाह और माधो सिंह भंडारी के बारे में, अब हम देखते हैं रानी कर्णावती। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सभी क्वेश्चन हम इसमें कंसिडर करें या वो सभी क्वेश्चन हम डालें जो कि पेपर में आ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो उत्तराखंड के पेपर जो होते हैं वो बहुत ही ट्रिकी होते हैं, बहुत डीप क्वेश्चन भी पूछ देते हैं और बहुत अटपटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे पॉइंट इसमें हम अपने वीडियोस में शामिल करें। तो आप बस हमें सपोर्ट करते रहिए। बस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये जो नॉलेज है वो सब तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं रानी कर्णावती। तो रानी कर्णावती की अगर हम बात करें तो रानी कर्णावती जो है वो महिपति शाह की पत्नी है। रानी कर्णावती महिपति शाह की पत्नी है और इनके पुत्र का नाम है पृथ्वीपति शाह। तो महिपति शाह की मृत्यु के बाद पृथ्वीपति शाह राजगद्दी पर बैठते हैं। लेकिन पृथ्वीपति शाह जब राजगद्दी पर बैठे थे तो इनकी 7-8 साल की उम्र थी, तो उस समय यह राज शासन नहीं कर सकते थे। इसीलिए 1635 से 1640 तक जो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका का काम किया था वो किया था रानी कर्णावती ने। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है दोस्तों कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन है, तो यह है रानी कर्णावती। तो आप याद रखिएगा। तो आप जानते हैं इनके बारे में आगे। अब इन्होंने पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका का काम किया है तो इन्हें कुछ उपनाम भी दिए गए हैं। तो इनके जो प्रमुख उपनाम है इन्हें बोला जाता है, ठीक बोला गया है, गोंडवाना की जैसे संरक्षिका का काम किया था रानी दुर्गावती। तो याद रखिएगा, गोंडवाना की संरक्षिका रानी दुर्गावती, वो इनको भी उपनाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका है। उसके अलावा इनको बोला जाता है गढ़वाल की ताराबाई। और अभी एक इनका उपनाम और आएगा, उसको मैं जब उस क्वेश्चन को बताऊंगा उसी के साथ बताऊंगा। तो अभी आप दो उपनाम इनके याद रखिएगा, गोंडवाना की संरक्षिका रानी दुर्गावती भी बोला जाता है रानी कर्णावती को, और गढ़वाल की ताराबाई भी बोला जाता है रानी कर्णावती को। तो ये दो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं उपनाम से, तो आप इनको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जिस समय रानी कर्णावती संरक्षिका का काम कर रही थी पृथ्वीपति शाह का, उस समय जो मुगल शासक थे वो कौन शासन कर रहा था, तो शाहजहां। तो रानी कर्णावती किसके समकालीन हो जाएंगी, शाहजहां के। ठीक है दोस्तों, अब यहीं से एक पॉइंट आता है कि गढ़वाल पर मुगलों का प्रथम आक्रमण, जो गढ़वाल पर मुगलों का प्रथम आक्रमण कब हुआ और किसके शासनकाल में हुआ,
तो यह हुआ था रानी कर्णावती के समय में और आक्रमण किया गया था किसके द्वारा? यह किया गया था शाहजहां के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यह हुआ था 1635 में और आक्रमण किया गया था शाहजहां के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो कौन से मुगल शासक ने पहली बार गढ़वाल पर आक्रमण किया? तो वह थे शाहजहां। कब किया? 1635। कौन सा? अगर शासक की बात करेंगे तो पृथ्वीपति शाह, उनकी संरक्षिका की बात करेंगे तो रानी कर्णावती, क्योंकि पृथ्वीपति शाह का 1640 में राज्याभिषेक होता है, उसके बाद वो कार्यभार संभालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शाहजहां वो शासक हैं जिन्होंने गढ़वाल पर पहली बार आक्रमण किया था। तो मुगल शासक कौन रहेंगे? शाहजहां। अब शाहजहां स्वयं तो आए नहीं, इन्होंने किसको भेजा के लिए? उन्होंने भेजा था नवाजत खां को, जिनका वास्तविक नाम है मिर्जा सूजा, जो कि कांगड़ा के फौजदार हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिर्जा सूजा जो है वो कांगड़ा के फौजदार थे, तो यह गढ़वाल में आक्रमण करने आए थे। अब मिर्जा सूजा जब गढ़वाल में आक्रमण करने आए, ठीक है दोस्तों, तो इस समय इनके साथ 2-3 शासक और रहेंगे, तो उनके नाम भी आप ध्यान रखिएगा। तो एक तो थे मानधाता प्रकाश, ये सिरमौर के राजा हैं। ठीक है दोस्तों, सिरमौर नरेश, मानधाता प्रकाश। उसके अलावा जो दूसरा नाम है वो है रूपचंद्र गुलेरी, रूपचंद्र गुलेरी। और जो तीसरे शासक हैं वो हैं ये हिमाचल के हैं, हिमाचल के ही कोई राजा रहे हैं रूपचंद्र गुलेरी। और तीसरे जो थे वो राजस्थान के राजा थे, राजस्थान के राजा उदय सिंह राठौर। तो इन तीनों, ठीक है दोस्तों, तो नवाजत खां के नेतृत्व में मानधाता प्रकाश, रूपचंद्र गुलेरी और राजस्थान के शासक उदय सिंह राठौर ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो गढ़वाल पे तीनों साइड से आक्रमण किया गया था, मतलब हिमाचल प्रदेश की साइड से भी और दून क्षेत्र से भी। तो यह युद्ध देखिए कब हुआ? 1635 ईस्वी में हुआ था यह युद्ध। किस मुगल शासक ने करवाया? वो थे शाहजहां। और यह युद्ध क्यों होगा? तो एक आपने देखा होगा कि महिपति शाह शाहजहां के राज्याभिषेक में नहीं जाते हैं, तो हो सकता है उससे शाहजहां क्रुद्ध हुआ और उसने गढ़वाल पर आक्रमण करने का निर्णय लिया या उसका आदेश दिया। तो याद रखिएगा, नवाजत खां के साथ 3 शासक और शामिल हुए थे, मानधाता प्रकाश, रूपचंद्र गुलेरी और उदय सिंह राठौर। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं इस युद्ध का नतीजा क्या होगा। तो अब इस युद्ध की भी एक स्टोरी है, आप उसको सुन लीजिए कि जब इन्होंने आक्रमण किया तो उस समय नवाजत खान ने दून घाटी के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। ठीक है दोस्तों, तो फिर जो रानी कर्णावती हैं वो क्या चाल चलती हैं कि रानी कर्णावती अपने एक दूत को नवाजत खान के पास भेजती हैं और उनसे पूछती हैं कि आप गढ़वाल पे आक्रमण क्यों कर रहे हैं, आपकी मंशा क्या है। तो नवाजत खान बताते हैं कि हमें 10 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, इसीलिए हम आक्रमण कर रहे हैं ताकि हम ये रुपए लूट सकें। तो जो रानी कर्णावती वो कहती हैं कि हम आपको वैसे ही 10 लाख रुपए दे देते हैं या हम शाहजहां के पास 10 लाख रुपए भिजवा देते हैं, तो आप आक्रमण मत कीजिए। तो कुछ समय के लिए नवाजत खान वहां पर वो रुक जाते हैं और जब नवाजत खान ने दोबारा शाहजहां के पास अपने दूत को भेजा कि वहां पैसे पहुंचे कि नहीं पहुंचे या रुपये जो रानी कर्णावती ने भिजवाए थे वो आपको मिले कि नहीं मिले, तो जब तक ये दूत ये संदेशा लेके आया कि ऐसा तो कुछ भी रानी कर्णावती ने नहीं किया है, तब तक रानी कर्णावती दोबारा से अपनी सेना को तैयार कर इन पे आक्रमण कर देती हैं एक साथ। बहुत भयंकर युद्ध होता है जिसमें रानी कर्णावती की जीत होती है। नवाजत खान दून घाटी क्षेत्र को दून से भाग जाता है और जो रानी कर्णावती हैं वो शाहजहां के सैनिकों को पकड़ लेती हैं और उनकी नाक कान काट देती हैं। इसीलिए रानी कर्णावती को नाक कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने नवाजत खान या शाहजहां के सैनिकों के नाक कान काट दिए थे, इसीलिए इन्हें नाक कटी रानी या नाक कान काटने वाली रानी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टोरी है ये पूरी। और ऐसा माना जाता है कि क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक हार थी, तो नवाजत खान दिल्ली जाके आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही था
कि शाहजहां के सामने यह अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो शाहजहां इन्हें मृत्युदंड ही देंगे। तो उससे पहले ही दिल्ली में नवाजत खान क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्हें नागकटी रानी कहा किसने, तो ये कहा गया है शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। तो याद रखिएगा, शिव प्रसाद डबराल ने रानी कर्णावती को नागकटी रानी कहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो इस युद्ध का वर्णन हमें 2-3 पुस्तकों से मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस युद्ध का वर्णन जो रानी कर्णावती और मुगलों के बीच हुआ था, इसके लिए 2-3 पुस्तकों से हमें इसका वर्णन मिलता है। एक है हिस्टोरिया टू मोगोर, हिस्टोरिया टू मोगोर। तो याद रखिएगा, हिस्टोरिया टू मोगोर ये पुस्तक है निकोलस मनुची की, निकोलस मनुची। दूसरी जो है वो है बादशाह नामा, यह ग्रंथ है बादशाह नामा। यह ग्रंथ लिखा गया है किसके द्वारा, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामक ग्रंथ लिखा है। हमीद लाहौरी ने इस ग्रंथ को लिखा है बादशाह नामक। और तीसरी पुस्तक जो मिलेगी हमें माशिर अल उमरा, माशिर अल उमरा, अल उमरा। इस पुस्तक को लिखा गया है शमशुद्दौला खान ने। तो याद रखिएगा, शमशुद्दौला खान। तो इन्होंने इन पुस्तक को लिखा। तो याद रखिएगा, इन तीनों ही पुस्तकों से हमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है कि रानी कर्णावती और मुगलों के बीच यह युद्ध 1635 में हुआ था। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम आगे को। तो रानी कर्णावती ने और क्या क्या काम किए थे, तो ये 3 पुस्तकें। और उसके अलावा रानी कर्णावती ने काम क्या क्या किए, तो रानी कर्णावती ने जो प्रमुख कार्य किए हैं उसमें से है रानी कर्णावती ने देहरादून। और एक और पॉइंट कि यह युद्ध हुआ कहां था, अब इसमें भी इतिहासकारों का विवाद है। कुछ कहते हैं कि यह दून घाटी वाले क्षेत्र में हुआ था, कुछ कहते हैं कि ये रानीहाट, ठीक है दोस्तों, रानीहाट पौड़ी में हुआ था। तो याद रखिएगा कि इसमें भी विवाद है। कुछ कहते हैं कि दून घाटी वाले क्षेत्र में हुआ था और कुछ कहते हैं रानीहाट पौड़ी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, रानी या रानीहाट पौड़ी में हुआ था। तो ये युद्ध किधर हुआ था, तो ये दोनों में ही है विवाद। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो रानी दुर्गावती ने देहरादून में, जो देहरादून है उसका नाम अपने पुत्र के नाम पे पृथ्वीपुर रखा। ठीक है दोस्तों, और देहरादून में एक नगर बसाया, वो नाम है करणपुर। तो देहरादून में करणपुर, जो कि डीएवी कॉलेज आप देखेंगे ये इसी क्षेत्र में पड़ता है। तो करणपुर को किसके द्वारा बसाया गया, रानी कर्णावती के द्वारा। उसके अलावा देहरादून की राजधानी कहां स्थापित की गई, नवादा। तो याद रखिएगा, देहरादून की राजधानी नवादा बनाई गई रानी कर्णावती के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा देहरादून में एक प्रमुख कैनाल है राजपुर कैनाल, इसका भी निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा, रानी कर्णावती के द्वारा। ये कुछ पॉइंट है, आप याद रखिएगा। तो देहरादून का नाम इन्होंने अपने पुत्र पृथ्वीपति शाह के नाम पे पृथ्वीपुर रखा। उसके अलावा देहरादून में ही एक नगर बसाया इन्होंने करणपुर। उसके अतिरिक्त जो देहरादून की राजधानी है वो इन्होंने नवादा स्थापित की। और राजपुर में, देहरादून में ही है ये जगह, तो राजपुर कैनाल का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा एक ग्रंथ पढ़ता है सांवरी ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, एक ग्रंथ है सांवरी ग्रंथ। इससे भी हमें रानी कर्णावती का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। अब एक क्वेश्चन यहां से भी है, क्योंकि सांवरी ग्रंथ पहले भी आया है। तो सांवरी ग्रंथ किस विधा की पुस्तक है, एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा, सांवरी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो चलो इसका आंसर मैं बता देता हूं कि सांवरी ग्रंथ जो है वो तांत्रिक विधा की पुस्तक है और इसके रचयिता हैं सूर सिंह। किसका संग्रह है ये, सूर सिंह का संग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो जब अजयपाल को आप देखेंगे, अजयपाल वाला वीडियो आप पढ़ेंगे
तो उसमें इसका उल्लेख आपको मिलेगा। तो सूरश्री सामरी ग्रंथ में ही रानी कर्णावती का उल्लेख मिलता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि रानी कर्णावती ने 1640 में, ठीक है दोस्तों, तो रानी कर्णावती ने 1640 में एक ताम्रपत्र, तो रानी कर्णावती का 1640 का एक ताम्रपत्र हमें प्राप्त होता है जिसमें रानी कर्णावती ने एक हटवाल ब्राह्मण थे, एक हटवाल ब्राह्मण, उन्हें कुछ भूमि दान दी है, उसका पट्टा भी हमें प्राप्त हुआ है। तो 1640 का ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है जिसमें ये हटवाल ब्राह्मण, ये कहां के हैं, रानीहाट के, तो रानीहाट के हटवाल ब्राह्मण को कुछ भूमि दान दी थी, इसका पट्टा भी हमें, इसकी जानकारी भी हमें एक ताम्रपत्र से मिलती है जिसे रानीहाट का ताम्रपत्र कहते हैं। उसके अतिरिक्त जो रानी कर्णावती और माधव सिंह भंडारी का उल्लेख हमें एक और ताम्रपत्र से मिलता है जिसे हम बोलते हैं पिथौरागढ़ का हाट ताम्रपत्र, ठीक है दोस्तों। तो इधर से भी हमें उल्लेख मिलता है, रानी कर्णावती और माधव सिंह भंडारी का उल्लेख पिथौरागढ़ के हाट ताम्रपत्र में हमें मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये सभी पॉइंट हैं रानी कर्णावती के बारे में। उसके बाद 1640 में पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हो जाता है और वो बागडोर शासन प्रशासन की अपने हाथ में लेते हैं। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वीपति शाह के बारे में और उनसे रिलेटेड जो जो पॉइंट्स होंगे जो जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम, चाहे आप वीडियो, वीपीडीओ और उत्तराखंड सचिवालय रक्षक, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस और जो भी उत्तराखंड के एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं, पीसीएस, लोअर पीसीएस, ठीक है दोस्तों, तो जो भी एग्जाम उत्तराखंड के होते हैं जिसमें भी उत्तराखंड पूछी जाती है उनके लिए सभी वीडियो लाभदायक हैं। तो आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उधर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आजकल के जो हम एग्जाम देखे तो उसमें डीप क्वेश्चन, थोड़े अटपटे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कुछ भी चीज हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि अपने वीडियो में हम सभी पॉइंट्स को कवर करें और आपको, ताकि सुविधा आसानी से अलग अलग किताबों को ना पढ़ना पड़े, तो हम ऐसी कोशिश करते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।